Hello everyone, welcome to दृष्टि एग्रीकल्चर एग्जाम्स। आई एम योर एग्रीकल्चर मेंटोर डॉक्टर प्रतिभा शर्मा और आज हम कर रहे हैं पहली ओरिएंटेशन क्लास फॉर ASRB नेट वेजिटेबल साइंस 2026 क्रैश बैच। तो इसका नाम क्रैश बैच इसलिए रखा है क्योंकि ये एक तरह का रिवीजन बैच है, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक बैच है। जिस तरीके से 11 की 11 यूनिट्स जो हैं हम फाउंडेशन में करते हैं धीरे धीरे आराम आराम से, यहाँ पर वो बात नहीं बनेगी। यहाँ पर उस चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो नवंबर में आने वाली है अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट नोटिस, ये सबको पता है। लेकिन सब कुछ डिले हो रहा है एनटीए की तरफ से, अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, तो हम मान के चल सकते हैं कि हो सकता है कि 1 महीने का टाइम आपको और मिल जाए। स्टिल मैंने कोई रिस्क नहीं लिया है। आपका ये जो स्टडी प्लान मैं दिखाने वाली हूँ ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। एंड बाय चांस अगर एग्जाम डेट आती है और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आती है तो मैं सैटरडे संडेज को भी 2 आवर्स की क्लासेस लगाकर प्रिपोन करके आपका अक्टूबर में ही जो है सारा का सारा सिलेबस कवर कर दूंगी। अब सिलेबस कैसे कवर होगा मैम, 11 यूनिट्स कैसे कवर करने वाले हैं हम, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। कितने आपके लाइव आवर्स रहेंगे, बैच की वैलिडिटी 12 मंथ्स की है। इसके बारे में आपको अगर नेक्स्ट आपको 2027 का भी देना है तो आप देख सकते हो, लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि 2027 में एक नया बैच आएगा जिसमें हम बहुत ही धीरे धीरे फाउंडेशन लेवल से एक एक को टॉपिक को करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे यहाँ पर। लेकिन इस बार हम क्रॉप वाइज कर रहे हैं। कैसे सिलेबस कवर होगा, कैसे इस बैच का आपको फायदा मिलेगा, वो सब बातें आज हम यहाँ पर देख लेंगे ओरिएंटेशन क्लास में। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम डॉक्टर प्रतिभा शर्मा। आई हैव डन माई PhD इन वेजिटेबल साइंस एंड माई स्पेशलाइजेशन इज जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सो मेरा रिसर्च वर्क जो है वो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पे था। और वेजिटेबल साइंस से मैंने जो है PhD करी है, MSc करी है। कहाँ से? डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नौनी सोलन, हिमाचल प्रदेश। ये जो यूनिवर्सिटी है ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी थी हमारे टाइम की, ठीक है। अभी जो है स्टिल वो ICAR एक्रीडिएशन में है। थोड़ी सी फीस उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दी है, चर्चा में आजकल हमारी यूनिवर्सिटी कि भाई बहुत ज़्यादा वाइस चांसलर चेंज हो गए तो भाई फ़ीस जो है वो बहुत बढ़ा दी गई है। हमारे ज़माने में बहुत कम फीस, इतनी कम भी नहीं होती थी, होती तो मतलब ठीक ठाक ही थी, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम चलो बात नहीं करेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे आपके काम की। सबसे पहले मैंने अपना ASRB नेट वेजिटेबल साइंस क्वालिफाई किया था पहले अटेम्प्ट में, ठीक है। उस टाइम पर मैं ढूंढती थी कि भाई मुझे कोई मेंटोर मिल जाए, कोई तो पढ़ाता हो। इवन मैंने 1-2 कोचिंग्स में कॉल तक किया था कि आप ASRB नेट वेजिटेबल साइंस की कोचिंग कराते हो क्या। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी हम नहीं कराते। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेला है भाई, है ना। और मैंने खुद ही कितनी सारी, मैंने पता क्या किया है, वो गलती मैं आपको नहीं करने दूंगी। मैं अंधाधुंध ना इतने पैसे वेस्ट किए हैं मैंने, है ना। बाय लक और गॉड ग्रेस मेरे पास स्कॉलरशिप थी, है ना, टॉपर स्कॉलरशिप थी मेरे पास, क्योंकि मैं MSc में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और साथ में जो है मैं BSc टाइम से ही मुझे जो है स्टाइपेंड स्कॉलरशिप वो सब मिलती थी, ठीक है। तो अपने ही पैसे वेस्ट किए हैं मैंने, ठीक है, मतलब वेस्ट किए हैं, वेस्ट ही बोलूंगी। क्योंकि मैं पता क्या करती थी, मैं अमेजोन से ना जो मर्जी बुक्स है ना उनको मंगाती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कुछ मेरे से रह ना जाए, या इस बुक में कुछ एक्स्ट्रा ना हो, उस बुक में कुछ एक्स्ट्रा ना हो। तो मैं क्या करती थी, बहुत सारी बुक्स मंगाती रहती थी। मेरे पास इतनी बुक्स हो गई, है ना, खत्म। मैं ठीक से ASRB के लिए ना मतलब 1-2 तो बिना छुई रह गई बुक्स, ठीक है। ऐसे ऐसे देखी, मैंने कहा सेम ही लग रही है और मैंने रख दी, ठीक है। इवन मेरे पास एक ही बुक की ना 2 एडिशंस भी हैं, क्योंकि एक एडिशन मैंने मंगाया उसके तुरंत बाद जो है एक नया एडिशन आ गया। मुझे लगा यार नए एडिशन में कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो मैं मिस आउट करूँ, वो भी मंगा ली मैंने। तो मैं बुक्स ही मंगाती रह गई, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आपको क्या बुक्स मंगानी चाहिए, बहुत सारी मल्टीपल बुक्स नहीं मंगानी चाहिए, एक आधी टेक्स्ट बुक चलेगी, है ना। और यूनिट वाइज अब नई यूनिट्स भी ऐड हुई हैं। लेकिन अगर आप मेरे नोट्स देख लोगे तो उससे भी आपका क्वालिफाई तो हो ही जाएगा। किसी को टॉपर बनने की इच्छा है तो आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। पर अभी के टाइमलाइन में अगर आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है तो नवंबर अटेम्प्ट में बुक्स ना ही पढ़ो तो अच्छा है। इन 2 महीनों में मेरे नोट्स पढ़ लो, जो मैं MCQs दूंगी वो पढ़ लो, हो जाएगा क्वालिफाई। पर ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज अच्छे से करना पड़ेगा। समझ गए सारे? चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि नेट वेजिटेबल साइंस में आपको 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा।
और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.33 मार्क्स कटेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये 0.33 मार्क्स ही तो कटेंगे के चक्कर में बहुत सारे नेगेटिव अटेम्प्ट कर लेते हैं। और मेरे जो स्टूडेंट्स, मेरा स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3-4 बैचेस का, तो बच्चे बोलते हैं कि मेरा 0.25 से रह गया, मेरा 0.12 से रह गया, तो वो इसी 0.33 की वजह से हो रहा है। तो अटेम्प्ट करना भी आपको पेपर सिखाया जाएगा। देन ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी, 120 मिनट मिलेंगे। 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट का टाइम है, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम आपको मिल रहा है। तो स्पीड भी रखनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल आपको 70 to 80 आवर्स की क्लासेस तो लगभग मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है, डेली बेसिस पर। डेली की क्लास की बात करूं, पर डे क्लास आपका 1 से 1.5 घंटा तक रहेगा, ठीक है, मतलब 2:15 पे स्टार्ट होगी क्लास, ठीक है, और 3:30 तक जो है आपकी क्लास चलेगी। ओके, ये आपका टाइम रहेगा, अभी स्टडी प्लान में देख लेना। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस बिल्कुल इसी तरीके से क्लासेस हमारी रहेंगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो, चैट बॉक्स में मैं आपके सारे के सारी चैट्स पढ़ूंगी, उसके बेसिस पर हम पढ़ते रहेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, PYQs डिस्कशन होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर मैं आपको सीधा PDFs दे दूंगी टॉपिक वाइज, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है कि क्लास में मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ के करवाऊँ, और एग्जाम में भी आपको एक एक क्वेश्चन कोई पढ़ के कराने नहीं वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, PDFs ले लेना मुझसे, टिक टिक कर देना, जो क्वेश्चन में डाउट होगा वो मेरे से आके अगले दिन पूछ लेना, ऐसे होने वाला है, ठीक है। टॉपिक वाइज MCQs का रिवीजन सेशंस होंगे। रिवीजन सेशंस तब होंगे अगर एग्जाम डेट आगे हुई और हमारा सिलेबस कवर हो गया, ठीक है, तो वो होगा यहाँ पे और पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। अब मैम सिलेबस कवर कैसे होगा भाई इतने कम टाइम में 11 यूनिट्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो आपको नोट्स मिलेंगे, एक तो आपको जो PPTs मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में, ठीक है, जो भी लिख रही हूँ वो भी आपको मिलेगा, और प्लस आपको जो है A4 साइज के नोट्स भी मिलेंगे, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। जो आपकी PPT है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ वो तो आपको तुरंत मिल जाएगी विद इन 5 to 10 मिनट्स आफ्टर क्लास, और जो A4 शीट्स हैं वो उसी दिन की शाम तक मिल जाएंगी, ठीक है। डेली MCQs की PDFs भी आपको मैं दे दूंगी, ठीक है, इजी एक्सेस है, डाउनलोड करना है आपको। दृष्टि एग्रीकल्चर क्यों करना है, दृष्टि लर्निंग ऐप करना है, दृष्टि लर्निंग ऐप है नाम, ठीक है, या drishtilearningapp.com, ओके, वेबसाइट है। अब यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अभी जैसे आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे ओलैरी कल्चर का। आज 15 तारीख है, आज सैटरडे है, ठीक है, संडे को छुट्टी है। उसके बाद हम ऐसा करने वाले हैं, जैसे मंडे है, संडे 17 को मंडे है, पोटैटो का पहला लेक्चर हम कर रहे हैं। तो इस पोटैटो के लेक्चर में हम पोटैटो की प्रोडक्शन भी कर लेंगे, ठीक है, कूल सीजन है ना, ये प्रोडक्शन भी कर लेंगे, इसका सीड प्रोडक्शन भी कर लेंगे जो यूनिट नंबर 5 है आई थिंक, ठीक है। उसकी स्पीशीज के बारे में पढ़ लेंगे, यानी सिस्टमैटिक्स के बारे में भी यहीं पे पढ़ लेंगे। उसकी क्या क्या ब्रीडिंग वाली वेराइटीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी ब्रीडिंग वाली यूनिट भी यहीं पर कर लेंगे। इसका क्या क्या पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेराइटीज हैं, वो भी यहीं पर कर लेंगे। इसकी प्रोसेसिंग भी हम यहीं पे कर लेंगे, ठीक है। यानी जितनी भी यूनिट्स के एस्पेक्ट्स हैं, PGRs कौन कौन से यूज हो रहे हैं इसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पोर्शन, तो सभी यूनिट्स के एस्पेक्ट जो है इन 2 दिनों में अच्छे से पोटैटो के बारे में निचोड़ के हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमें बार बार अलग अलग यूनिट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम विद कोल क्रॉप्स, 3 दिन में हम जो 5 कोल क्रॉप्स हैं उसके ये सारे एस्पेक्ट पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा रूट क्रॉप्स, उनको 3 लेक्चर में खत्म करेंगे हम। जितनी भी 4 रूट क्रॉप्स हैं उनको 3 लेक्चर में उनका सारा एस्पेक्ट खत्म करेंगे। बल्ब क्रॉप्स को हम 2 दिन में खत्म करेंगे। गार्डन पी 1 ही दिन में हो जाएगा, चाहे हमें 2 घंटे लगाने पड़े, है ना, 1-2 घंटे लेके। बीन्स 2 दिन में खत्म होंगी। विंटर लीफी वेजिटेबल 1 दिन में हो जाएगी। जो 1 दिन वाले हैं उस दिन में आपकी मैंने सोचा है कि 2 घंटे की क्लास लूंगी, लेकिन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। टोमेटो जो है 2 दिन में रखा है। ब्रिंजल 1 ही दिन में हो जाएगा, छोटी क्रॉप है। चिली, कैप्सिकम, ओकरा। कुकुरबिट्स थोड़े ज्यादा होते हैं, तो कुकुरबिट्स के लिए मैंने कितनी क्लासेस रखी हैं आपके लिए, ये सब PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। 5 क्लासेस रखी हैं, ठीक है, 5 क्लासेस में कुकुरबिट्स करेंगे। देन आपकी थोड़ी सी ट्यूबर क्रॉप्स आएंगी 2 दिन में, वार्म लीफी वेजिटेबल्स आएंगे। फिर हमने क्रॉप वाइज ब्रीडिंग एक्सपेक्ट कर लिए, लेकिन ब्रीडिंग की यूनिट में जैसे मॉलिक्यूलर मार्कर टॉपिक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स ही हैं सीधा, ठीक है, जैसे कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है ना, पॉलिनेशन के बारे में, मैकेनिज्म्स के बारे में। तो मैंने एक्स्ट्रा 4 क्लासेस लगाई हैं इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्रॉप के अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए 4 क्लासेस लगाई हैं। ग्रोथ में भी कुछ फॉर्मूलाज है ना, डेफिनेशंस होती हैं, उसके लिए 3 क्लासेस लगाई हैं। PGRs वगैरह और एग्जाम्पल्स तो हम क्रॉप में ही कर लेंगे। 3 क्लासेस अलग से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम करने वाले हैं। और अभी तक हमारा सिर्फ हुआ है 7 अक्टूबर,
ठीक है, 7 अक्टूबर तक। फिर हमने सीड प्रोडक्शन का क्या होता है, जो जो टॉपिक्स हैं वो कर लेंगे। ठीक है, 5 क्लासेस सीड प्रोडक्शन की लगाई हैं, सिस्टमैटिक्स की 2 क्लासेस लगाई हैं डेफिनेशंस वगैरह के लिए, अंडर यूटिलाइज्ड की 3 क्लासेस, पोस्ट हार्वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसकी भी 2 क्लासेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग की 4 क्लासेस, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की 2 और प्रोसेसिंग की 3। ठीक है, चलिए, तो इस कोर्स में आपका जो मैक्स टू मैक्स 6 नवंबर जा रहा है। अगर बाय एनी चांस आपकी एग्जाम डेट जो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आई, जो कि अभी मुश्किल है क्योंकि भाई नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, बाय चांस अगर आ गई तो ये जो आपके हर सैटरडे संडे आपको छुट्टी दिख रही है, ये 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद ये भी 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद यहाँ पर भी सैटरडे संडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे की छुट्टी है, और ये 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की छुट्टी है। तो इन छुट्टी वाले दिनों में भी ये जो आपके दिन है ना, कितने बन गए, 8-10 दिन बन गए, इनमें भी मैं क्लास लेके ये सारे, ये इनमें भी मैं, ये तो चलो जाएगा ही कल, तो ये परसों, हाँ कल, तो इन दिनों में भी मैं क्लास प्रीपोन कर लूंगी, है ना, 1-1 2-2 घंटे की, वो टेंशन मत लेना, वो मेरे ऊपर है, मतलब सिलेबस कवर कराना। डन। तो जिसको भी ये बैच में जो एनरोल कर चुका है, वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं किया है और 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो साल बिल्कुल बर्बाद मत करो, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता है। वैसे ही प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज बहुत रेयर आती हैं। अगर मान लिया, सोच लो इसी साल आ गई और अगले फिर 4-5 साल तक नहीं आई तो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर तुम्हारी एलिजिबिलिटी है, एमएससी कंप्लीट होने वाली है या हो गई है, तो बिल्कुल मत छोड़ना, इन 3 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और 2500 इसका प्राइस है। 2500 रुपये देके अगर आप जो है अपनी जिंदगी भर की एलिजिबिलिटी हासिल कर रहे हो, क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो 2500 इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, मुझे पूछो कि कितने पैसे मैंने बर्बाद किए थे उन बुक्स के ऊपर। आपको वो सारी बुक्स का नॉलेज, क्योंकि पिछले 5-6 साल से मैं यही कर रही हूँ। ठीक है, पिछले 5, मतलब मैंने क्वालिफाई कब किया था, मैंने क्वालिफाई किया था 6 साल पहले, शायद 5-6 साल हो गए क्वालिफाई किए हुए। ठीक है, तो तब से मैं यही सब पढ़ रही हूँ, सारी बुक्स हैं। बस आपको क्या करना है, अपनी रिवीजन बेस्ट रखनी है, प्रोवाइड मैं कराऊंगी सारे मटेरियल। ठीक है, चलिए, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये तो बैच के बारे में सारी बातें हो गई। अब शुरुआत करते हैं हमारी पहली क्लास से, यानी इंट्रोडक्शन से। तैयार हो आप? बताइए, तैयार हैं सारे स्टूडेंट्स? चलो फिर पढ़ाई करते हैं। वेजिटेबल साइंस थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ये रहा वेजिटेबल साइंस। तो फर्स्ट लेक्चर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ, या इंट्रोडक्शन टू ओलेरी कल्चर, इंट्रोडक्शन टू ओलेरी कल्चर। आज की क्लास जिसने भी पेड ली हुई है, जो जिसने भी ये बैच लिया हुआ है, उसको इस क्लास के साथ ऐप पे, दृष्टि लर्निंग एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पे नहीं, दृष्टि लर्निंग एप्लीकेशन पर, जहां पर आप ये देख रहे होंगे, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और वो पीडीएफ है इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स की। तो आपको वो पढ़ना शुरू कर देना है। अभी संडे की भी छुट्टी है, मंडे को मैं पोटैटो शुरू करूंगी। ठीक है, और जो जो क्रॉप हम करते जाएंगे, सबसे पहले मैं उसकी आपसे क्लासिफिकेशन पूछूंगी। पोटैटो शुरू किया, भाई बताओ क्लाइमेक्टेरिक है या नॉन क्लाइमेक्टेरिक है, अच्छा बताओ इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, बताओ कौन सी इन्फ्लोरेसेंस, बताओ क्या होता है। तो सारे क्लासिफिकेशन के एस्पेक्ट आपको डेली बेसिस पे पढ़ के आने, जो भी क्रॉप हम करेंगे। ये स्टडी प्लान आपको मिल जाएगा, ये पीपीटी मिल जाएगी, और पीडीएफ भी मिल जाएगी, क्लासिफिकेशन के प्रॉपर टेबल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम ओलेरी कल्चर की बात करें, पहला ही क्वेश्चन आता है कि ये लैटिन लैंग्वेज का है। ये जो वर्ड है ओलेरी कल्चर, ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। ठीक है, जहां पर अगर हम ओलेरिस की बात करें, तो ओलेरिस का मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है पॉट हब। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं एएसआरबी का पेपर है भाई, बहुत टफ होगा, जरूर टफ होगा, पर 150 के 150 क्वेश्चन, 150 के 150 क्वेश्चन टफ नहीं होंगे। उसमें कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन आता है और आपको फिर उस टाइम पे याद ही नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो जितने भी कल्चरा वाले टर्म्स वाले होते हैं, या ओले का लै से याद रख लें, ओले, ओलेरी का ओले और लैटिन का लै, इससे जोड़ लेना। इससे क्या होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कि ओलेरी कल्चर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, उसके बाद जो कल्चरा आता है,
कल्चरा, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, कल्टीवेशन ऑफ पॉट हर्ब जो है ये मतलब होता है ओलेरी कल्चर का। ओलेरी कल्चर हॉर्टिकल्चर की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ते हैं, ना सिर्फ प्रोडक्शन, उसकी पोस्ट हार्वेस्ट, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी टेक केयर, सब कुछ जो है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इवन प्लांट प्रोटेक्शन, कौन सी बीमारियां होती हैं उसमें, ठीक है, कौन से उसमें इंसेक्ट अटैक करते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम वेजिटेबल की डेफिनेशन की बात करें कि भाई वेजिटेबल की क्या डेफिनेशन होती है, वेजिटेबल क्या है, तो वेजिटेबल जो है इट इज एनी पार्ट, इट इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज एनी पार्ट, ये पौधे का कोई भी ऐसा पार्ट है, भाग है, इट इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच, या हर्बेशियस प्लांट लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। हर्बेशियस प्लांट होता है जिस प्लांट में वुड नहीं होती है ना, सख्त सी वुड नहीं होती, लकड़ी नहीं होती है, थोड़ा सॉफ्ट सा होता है इसका स्टेम। तो हर्बेशियस प्लांट का पार्ट है विच कैन यूजुअली बी यूटिलाइज्ड आफ्टर कुकिंग, ठीक है, यूजुअली बोला है, हमेशा नहीं। अब जैसे इसमें टमाटर भी आता है, इसमें क्यूकम्बर भी आता है, इसमें मस्क मेलन और वाटरमेलन जैसी चीजें भी आती हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पर हम क्या करें, इसे कुक ही करें। कुछ कुछ चीजों में हम रॉ भी इनटेक कर सकते हैं, इसका कच्चा भी खा सकते हैं इनको, है ना। लेकिन यूजुअली मतलब आम तौर पर जो वेजिटेबल्स होती हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं, इनको कुकिंग करने के बाद पका के खाया जाता है, कच्चा नहीं खाया जाता, ठीक है। ओके, ये हो गया वेजिटेबल। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम वेजिटेबल की बात करें, उसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, तो वो कौन सी डिवीजन से बिलोंग करते हैं, ये स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। और स्पर्मेटोफाइटा में भी सब डिवीजन है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें फूल आते हैं, और ऐसे पौधे जिनके जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स वो ओवरी में एनक्लोज्ड होते हैं। अगर ये कोई फूल है, ठीक है, ये इसकी ओवरी है, और ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल्स पाए जा रहे हैं छोटे छोटे। लेकिन जो एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है जिम्नोस्पर्म्स। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो ऐसे पौधे होते हैं जिनके फ्लावर्स जो हैं उनके ओव्यूल्स के बाहर ओवरी नहीं होती है, ठीक है, वो नेकेड सीड होते हैं एक तरीके से, है ना, उनके बाहर कोई परत नहीं होती है, कोई कपड़ा नहीं होता है पहना हुआ उन्होंने, तभी उन्हें नेकेड कहते हैं, ऐसा समझ लो। तो जो सब्जी है वो स्पर्मेटोफाइटा में आएगी और एंजियोस्पर्म में आएगी, स्पर्मेटोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। अब अगर हम आपके यूनिट की बात करें, 11 यूनिट्स की बात करें, अगर हम आपके सिलेबस में 11 यूनिट्स की बात करें, तो पहली यूनिट आपकी वैसे क्या हो जाती थी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स। क्या जाती है, कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स, यानी ऐसी वेजिटेबल क्रॉप्स जिनको ठंडा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो ये कूल सीजन में कौन कौन आता है, सबसे पहले तो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वैसे वो यूनिट 1 का ही टॉपिक है। हम पोटैटो से स्टार्ट कर रहे हैं, और पोटैटो क्या है, आलू क्या है, ये एक कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप है। इसके ट्यूबराइजेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 18 टू 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। और पोटैटो क्या है, ये एक कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप है, ठीक है। इसके अलावा पोटैटो, अरे यार, इसके अलावा पोटैटो के अलावा जो है कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कूल सीजन है, एक तो ये जो भी आपकी कोल क्रॉप्स हैं, एकदम से खोल देते हैं दरवाजा, ठीक है, कोल क्रॉप्स हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज, नोलखोल, ब्रूसेल्स स्प्राउट, ब्रोकली, ये सारे जो हैं ये भी कूल सीजन होते हैं, ठीक है। उसके बाद और कौन होता है, जो भी रूट क्रॉप्स होती है, रेडिश हो गया, है ना, रूट क्रॉप्स रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया,
उसके बाद बल्ब क्रॉप्स हो गई। ये सारे हम सबसे पहले बेसिकली यूनिट नंबर 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं अगर हम देखें तो, ठीक है। बस उसके सारे एस्पेक्ट और सारी यूनिट्स कर रहे हैं, इतनी सी बात है। डन। चलिए, तो उसके बाद यूनिट नंबर 2 क्या हो जाएगी आपकी, जब हम सारी कूल सीजन क्रॉप्स कर लेंगे तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो जाएगी वार्म सीजन। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इतना शोर मचाते हैं ना ये बाहर, समझ नहीं आता मुझे क्या ही है। वार्म सीजन वेजिटेबल्स, ठीक है। चलो, बहुत जल्दी जो है आपके ऊपर वाले स्टूडियो में सारे नए स्टूडियोज बन रहे हैं प्रॉपर, ऊपर सेकेंड फ्लोर से, तब क्लास लूंगी, मस्त है ना। चलो, तो वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स है, ठीक है। नंबर 3 पे सबकी ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। जिसको भी सिलेबस चाहिए होगा वो बताना, ठीक है। सिलेबस भी आपको दे देंगे साथ में ही, टेंशन मत लेना, ठीक है। ब्रीडिंग के बाद जैसे ग्रोथ आ जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। उसके बाद जैसे आपका सीड प्रोडक्शन आ जाता है, सीड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, ठीक है। लिखो इसको, लिखो फटाफट से, शाबाश, ठीक है। कूल सीजन, वार्म सीजन, ब्रीडिंग, ग्रोथ, सीड प्रोडक्शन। उसके बाद आ जाएगा सिस्टेमैटिक्स ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, सिस्टेमैटिक्स ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, ठीक है। यूनिट नंबर एक बार देख लेना, क्रॉप्स, ठीक है। नंबर 7 पे क्या आ जाएगा आपका, अंडर यूटिलाइज, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल क्रॉप्स, फिर आपका एक आ जाएगा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। फिर आपका आ जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। फिर आपका आ जाएगा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, जो ग्रीन हाउसेस वगैरह होते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। एंड आपका शगुन की 11 यूनिट्स हैं भाई, और 11th आपका आ जाएगा दिस क्या बचा, पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, प्रोसेसिंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, ठीक है जी। चलिए, तो ये आपकी यूनिट्स हैं जो हम क्रॉप वाइज सारे एस्पेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो इनके मेन टॉपिक्स हैं, जैसे प्रोसेसिंग की मैंने 2 क्लासेस लगाई हैं, कैनिंग क्या होता है, ठीक है, स्टरलाइजेशन, टेम्परेचर, ये वो सो जो भी ब्लांचिंग, ये सब टर्म्स हम करेंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग में एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे सारे टॉपिक्स, तो ये सब हम करने वाले हैं। होपफुली नवंबर एंड में आपका एग्जाम होगा तो हम रिवीजन भी कर लेंगे। डन, सही हो गया। चलिए, तो आपका आज का होमवर्क है, आपको भाई असाइनमेंट्स मिलेंगी, होमवर्क मिलेगा आज, क्योंकि पहला दिन है तो एमसीक्यूज वाला होमवर्क तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो मैं आपको पीडीएफ देने वाली हूँ, और वो पीडीएफ है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स की, वो आपको 2 दिन में सारी खत्म करनी है, ठीक है। तो 2 दिन में, एक दिन में रीड करना है, दूसरे दिन में रिवाइज करना है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप सारे पढ़ के आएंगे। कल मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चंस पूछूंगी पोटैटो के बारे में, हर क्रॉप के क्लासिफिकेशन वाला एस्पेक्ट सबसे पहले आप मुझे बताओगे, तो पढ़ के आना, ठीक है। अगर मेरी बात मानोगे, जो मैं लिखने को बोलूंगी, जैसे मैं नोट्स बनाने को बोलूंगी, वैसे बनाते रहोगे डेली बेसिस पर, मेरी दी हुई असाइनमेंट्स और होमवर्क करते रहोगे, तो तुम्हें क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आज ओरिएंटेशन क्लास थी, आज बहुत ही छोटी सी क्लास थी, ठीक है। अभी मुझे कौन बताएगा कि वेजिटेबल का जो डेली बेसिस पर रिकमेंडेशन है वो कितना है। पहले 350 था, अब 400 ग्राम हो चुका है, ठीक है, 400 ग्राम हो चुका है, तो ये भी ऐड कर दूंगी, ओके। सभी साइंटिफिक नेम वगैरह याद करके आना, क्लासिफिकेशन याद करके आना। फॉर एग्जांपल एक ट्रिक मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, अगर पहली बार मेरी क्लास देख रहे हो, अदरवाइज अगर क्रैश बैच है, रिवीजन में ही देख रहे हो, तो मोनोकॉट वेजिटेबल से पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो मोनोकॉट वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं आपको याद होना चाहिए। हैविंग वन कॉटिलिडॉन,
देखो कुछ सीड ऐसे होते हैं, ठीक है, जो दो में ब्रेक हो जाते हैं, दो पार्ट्स में, जैसे कि फ्रेंच बीन, राजमा, उसका बीज तोड़ोगे दो में डिवाइड हो जाएगा। कुछ बीज होते हैं जैसे प्याज का बीज है, उसमें एक ही कॉटिलिडॉन होता है, छोटा सा है ये, इसमें एक कॉटिलिडॉन होता है ट्रू लीफ, जो सीड के अंदर ट्रू लीफ होता है, जो उसको स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। तो वो ट्रू लीफ अगर एक हो बीज के अंदर, सीड के अंदर, तो उसे मोनोकॉट कहेंगे, दो हो तो डाइकॉट कहेंगे। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर डाइकॉट, फ्रेंच बीन एंड मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स जो हैं, ज़्यादातर सभी सब्जियां जो हैं वो कैसी होती हैं, वो डाइकॉट होती हैं। मोनोकॉट वेजिटेबल्स कौन सी हैं? मोनोकॉट वेजिटेबल के लिए आपको जो है अड़ियल याद रखना है। अड़ियल, अड़ियल की स्पेलिंग अड़ियल, अड़ियल। तो ए फॉर आ जाएगा एलिएसी, एलिएसी फैमिली। दूसरा ए आ जाएगा अरेसी फैमिली। डी फॉर आ जाएगा डायोस्कोरिएसी फैमिली, स्कोरिएसी फैमिली। और एल फॉर आ जाएगा लिलिएसी फैमिली, ठीक है। एलिएसी में अनियन आते हैं, गार्लिक आता है, लीक आता है, शैलेट आता है, चाइव आता है। अरेसी में एलिफेंट फुटियाम आता है, ठीक है, कोलोकेशिया यानी तारो आता है, टैनिया आता है, ठीक है। डायोस्कोरिएसी में आपके याम आते हैं, वाइट याम, ठीक है, लेसर याम, ग्रेटर याम। और लिलिएसी में आपका एस्पैरेगस आता है, एस्पैरेगस, ठीक है। और एक याद रखना कि सारी ट्यूबर क्रॉप्स जो हैं मोनोकॉट नहीं होती हैं। अगर हम बात करें स्वीट पोटैटो एंड कसावा की, स्वीट पोटैटो एंड कसावा की बात करें, कसावा टेपियोका जिसको बोलते हैं, तो वो डाइकॉट होते हैं, ठीक है, क्योंकि कसावा की फैमिली यूफॉर्बिएसी है, स्वीट पोटैटो की फैमिली कॉर्नवॉल्व्यूलेसी है। और ये अड़ियल में तो कहीं फिट नहीं होते, तो अड़ियल वाली फैमिलीज मोनोकॉट होती हैं, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया है, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होमवर्क अच्छे से करके आना, ठीक है। और अब हम मिलेंगे डायरेक्ट मंडे को, ठीक है, मंडे को 2:15 PM पे मिलेंगे, है ना, 2:15 बजे। क्योंकि क्या होता है ना कि 12 से 1, 1 से 2 क्लासेस चल रही होती हैं, ठीक है। तो फिर नई क्लास लगाने के लिए, क्योंकि हम खुद नहीं लगाते अपनी क्लास यहाँ पे, हमें लगा के दी जाती है, हमें वो प्रिविलेज मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा पलकों पे रखा जाता है कि आप आओ और सिर्फ आके पढ़ाओ, बाकी सब हम संभाल लेंगे, सब हम PDF हम अपलोड कर देंगे, क्लास हम स्टार्ट करके देंगे, ठीक है। तो भाई वो स्टार्ट करने में लग जाता है 5 मिनट, तो सेफ साइड के लिए 2:15 पे ही रखा है। 2:15 से फिर 3:30 हो जाएगा, है ना, 1-1.5 घंटा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर और ऑल द बेस्ट, मिलते हैं मंडे को।